मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नदियों के बारे में। भारतीय नदियां किस प्रकार से बहती है और कहां से निकलती है और इनसे बनने वाले सभी एग्जामों में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय नदियां दो प्रकार की होती है। एक हिमालयी नदियां, दो प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां, अगर मैं हिमालय नदी की बात करूं, वे नदियां जो हिमालय से निकलती है उनको हम हिमालय नदियां कहते हैं। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय नदियों की, वे नदियां जो दक्षिण भारत से निकलती है उनको हम प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। और इस वीडियो में हम हिमालय नदी को कवर करेंगे और प्रायद्वीपीय नदियों के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे। अगर मैं बात करूं, यहाँ से एक नदी निकलती है तिब्बत से, जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत को होते हुए पाकिस्तान को जाकर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अगर मैं सिंधु नदी के उद्गम स्थल की बात करूं, तो छेमा युगडुम छेमा युगडुम से यह नदी निकलती है और इसका नाम सिंधु है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं, इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। और जब यह भारत में प्रवेश करती है तो लद्दाख में एक जगह पड़ती है दमचोक। यहाँ से यह भारत में एंट्री करती है और भारत में जाकर पाकिस्तान को होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अगर मैं इसके बारे में और डिस्कस करूं, तो पाकिस्तान में इसका नाम इंडस है और हिरण्यली भी इसी का ही नाम है। इसके दक्षिण में कुछ और नदियां निकलती हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। सबसे पहले तो इनका क्रम ही इंपोर्टेंट हो जाता है, आप क्रम को ध्यान में रखिएगा। सबसे ऊपर सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। और यहाँ पर एक समझौता हुआ था जिसे हम सिंधु नदी जल समझौते के नाम से जानते हैं। तो समझौते की मुख्य बातें क्या थी? जो ऊपर की तीन नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ऊपर की तीन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, प्लस 20% पानी भारत यूज करेगा। और नीचे की तीन नदियां रावी, व्यास और सतलज, इनका 80% पानी भारत यूज करेगा, प्लस 20% पाकिस्तान यूज करेगा। और ये सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शिमला में हुआ था। और उस समय हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में यह समझौता हुआ। और इस समझौते की जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी और इनका क्रम भी आप याद रख लीजिएगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगर अब मैं बात करूं झेलम नदी की, झेलम नदी बेरनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है और चिनाब में जाकर पाकिस्तान में मिल जाती है। और झेलम नदी से कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं, जैसे तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर ही है और जम्मू और श्रीनगर इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगर मैं बात करूं चिनाब नदी की, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है बड़ा लाचा। बड़ा लाचा दर्रे से यह निकलती है और पाकिस्तान में जाकर सतलज नदी में मिल जाती है। अगर अब मैं बात करूं रावी नदी की, तो रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। और अगर मैं व्यास की बात करूं, व्यास नदी व्यास कुंड से जाकर निकलती है और भारत में ही
सतलज में मिल जाती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत में ही सतलज नदी में मिल जाती है, नहीं तो सारी नदियां पाकिस्तान में जाकर किसी न किसी नदी में जरूर मिलती है। तो आपको यह सवाल ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं व्यास नदी के बारे में और डिटेल में, व्यास नदी जहाँ सतलज नदी में मिलती है यहाँ है पंजाब। पंजाब के कपूरथला में यहाँ से एक नहर परियोजना निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसके द्वारा राजस्थान में पानी पहुंचाया गया है। अगर अब आपसे बात कर ली जाए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना है और इसके अंतर्गत राजस्थान के 4 जिले हैं। कौन कौन से 4 जिले? श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। आपसे सवाल इसलिए इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित नहीं है, तो आपको ये 4 दे देगा और आपको इनमें कोई अलग दे देगा, आपको उसको पुट आउट कर लेना है और आपका आंसर वही हो जाएगा। तो आप इनको भी ध्यान में रखेंगे। और एक बात और बता दूं आपको, जहां पर सतलज नदी पंजाब में मिलती है और पंजाब में यहाँ पर एक डैम हो रहा है जिसका नाम है भाखड़ा नागल डैम। भाखड़ा नागल डैम यह भारत और विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है जिसकी लंबाई 226 मीटर है। आपको यह भी बात ध्यान रखना है और यह पंजाब में ही है। और अगर अब मैं और नदियों की बात करूं जिनमें इंपोर्टेंट नदी है, जैसे गंगा नदी। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और यहाँ पर इसका पश्चिम बंगाल में अलग नाम है और बांग्लादेश में इसका नाम अलग है। बांग्लादेश में इसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं और पश्चिम बंगाल में जाकर यह 2 धाराओं में बट जाती है। 2 धारा, एक तो हुगली जिस नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है, और जो भागीरथी धारा है वो बांग्लादेश में जाकर पद्मा के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर एक डेल्टा बनता है इधर सुंदरवन डेल्टा के नाम से जिसको हम जानते हैं। इधर से एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर से निकलती है और यह चाइना को होते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है और चीन में इसका नाम सांगपो नदी है। सांगपो नदी है। और अगर मैं ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लगभग 900 किलोमीटर यह भारत में बहती है। और यह जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है तो इसका नाम दिहांग नदी है। और जब यह भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक गार्ज बनाती है जिसका नाम है दिहांग गार्ज। दिहांग गार्ज। और असम में इसका नाम जाकर ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और जब यह बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसका नाम यहाँ पर जमुना हो जाता है। इधर से पद्मा और इधर से जमुना, और पद्मा प्लस जमुना बनाकर यहाँ पर एक मेघना बनाती है और मेघना पर ही ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यह सुंदरवन डेल्टा, यहाँ पर एक वनस्पति पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है जिसका नाम है सुंदरी। और इसी के नाम पर ही इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया है। और जब यह नदी असम में प्रवेश करती है तो असम में इसकी चौड़ाई अधिक है। तो असम में इस नदी के अंदर नदी द्वीप पाए जाते हैं जिनको हम नदी द्वीप भी बोलते हैं। और इनमें एक द्वीप है माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और इसमें एक द्वीप और पाया जाता है जिसका नाम है उमानंद द्वीप। अगर अब मैं बात करूं गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। आप इसको रख दीजिए। अब मैं बात करूं गंगा नदी की। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और इसमें से 2510 केवल भारत में है और जो 15 किलोमीटर है वो बांग्लादेश में है। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है।
ये तो आपको सभी को पता ही है, राष्ट्रीय नदी है। और अगर मैं बात करूं गंगा नदी की, गंगा नदी अपने आप में एक नदी तंत्र है जिसको हम इधर डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग लगा लीजिए गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। यहां पर बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के संतोपत ग्लेशियर, संतोपत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा, अलकनंदा, ये है अलकनंदा नदी। और अलकनंदा नदी में एक नदी इसके बाएं हाथ से आकर मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा, धौली गंगा। और जब अलकनंदा में धौली गंगा आकर मिलती है तो यहाँ पर संगम पर एक प्रयाग बनता है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। और एक नदी और निकलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा में मिलती है तो नंदाकिनी, ये है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में आकर मिलती है तो यहाँ पर बनता है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। और एक नदी और मिलती है बाएं से ही जिसका नाम है पिंडार नदी, पिंडार नदी। पिंडार नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो वहां पर बनता है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। अगर आपसे यहाँ से सवाल पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि धौली गंगा जब अलकनंदा में मिलती है तो वहां पर कौन सा प्रयाग बनेगा, तो आपको ऑप्शन में से इनमें से दे दिया जाएगा और आपसे वहीं से पूछ लिया जाएगा और आप सही ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा। और इधर से एक नदी निकलती है केदारनाथ से, केदारनाथ, केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी। ये कौन सी नदी है, मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में आकर मिलती है तो यहाँ पर बनता है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और गोमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी, ये भागीरथी, ये है भागीरथी। कहां से निकलती है, गोमुख से, गोमुख से। और जब ये भागीरथी अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ पर बनता है देवप्रयाग, देवप्रयाग। और जब भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है तो हम इसी के नाम पर यहाँ पर इसको गंगा बोलते हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा में मिलने के बाद इसका नाम गंगा है। और ये सबसे पहले ये है ऋषिकेश, यहाँ पर ऋषिकेश, ऋषिकेश, ऋषिकेश में आकर देवप्रयाग है। और एक नदी और निकलती है जिसको आप जानते भी होंगे जिसका नाम है यमुना नदी। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो जब यमुना नदी गंगा में मिलती है तो वहां पर बनता है प्रयागराज, प्रयागराज। अगर मैं बात करूं यमुना नदी की, यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे चंबल, सिंध, बेतवा और केन, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये जो चारों नदियां हैं, इधर एक पठार पड़ता है जिसका नाम है मालवा का पठार, ये है मालवा का पठार, मालवा का पठार। ये नदियां मालवा के पठार से निकलती है और ये यमुना में जाकर मिल जाती है और यमुना गंगा में जाकर मिल जाती है। तो अगर अब मैं बात करूं गंगा नदी के और आगे जाकर, गंगा नदी पश्चिम बंगाल को होते हुए जब बांग्लादेश में जाती है तो पश्चिम बंगाल में यह दो धाराओं में बट जाती है। एक धारा का नाम है भागीरथी और दूसरी है हुगली नदी, हुगली नदी। इस हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता शहर बसा हुआ है। और जो ये भागीरथी है ये बांग्लादेश में जाकर इसका नाम पद्मा हो जाता है। और उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ये ब्रह्मपुत्र हो गई
ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती है इसका नाम जमुना हो जाता है। और पद्मा और यमुना मैंने आपको बता ही दिया है, वहां पर मेघना हो जाता है और मेघना पर ही सबसे बड़ा डेल्टा बनता है जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और जो ये हुगली नदी है, इधर से एक छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी। यह दामोदर में मिल जाती है और दामोदर में मिलकर यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये था आपका पूरा गंगा नदी तंत्र, और आपको यह बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। और यहाँ से आपको एक ना एक सवाल जरूर मिलेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मैं साइड में हो जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए होगा। और अभी सतलज नदी के बारे में एक बात रह गई थी। सतलज नदी तिब्बत में एक जगह पड़ती है, राकस्थाल। राकस्थाल से इसका उद्गम स्थल है। और ये सब हिमालय नदियों के बारे में था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपको मेरे द्वारा जानकारी जो दी गई है, अगर आपको वह अच्छी लगी हो, आपकी समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।